ये ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ स्टार्ट किए थे लास्ट क्लास में, और हम जो है वो आई थिंक ये वाला पार्ट कर चुके थे जहां हमने देखा था कि इंटरप्रिटेशंस क्या होती हैं। तो ये मैंने आप सिखा था कि आज की क्लास में भी ग्राफ्स कंटिन्यू होंगे, उसमें कुछ चीज़ें अभी भी बाकी हैं, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा क्वेश्चंस के साथ। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, थोड़ा सा पहले रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमें याद आए कि हमने क्या क्या पढ़ा था। सही है, मैं स्टार्ट करता हूँ आपको विद दिस क्वेश्चन। सही है, एग्जाम्पल नंबर 3 है। ठीक है, ऑन द ग्रिड sketch the graphs of y equals to sine 2x and y equals to 1 plus 3 cos 2x for x is between 0 and 360. ओके, तो हमने क्या सीखा था कि ये सारा काम जो है वो हम कैलकुलेटर के ऊपर करते हैं। मैं कैलकुलेटर भी अभी आपके सामने खोल लेता हूँ ताकि हम सारी चीज़ें एक साथ कर लें। सही है, मैंने आपको कैलकुलेटर पे सिखाया था कि कैलकुलेटर पे आपके पास जो होता है वो एक टेबल का फंक्शन होता है। सही है, टेबल पे जाते हैं, किसका ग्राफ बनाना है, फिलहाल साइन 2x का बनाना है। सही है, तो आप लिखेंगे, मैं कैलकुलेटर में मेरे पास आसानी से आ जाता है x। अगर आपके पास पुराना वाला कैलकुलेटर है उसमें अल्फा दबा के x आएगा। सही है, साइन 2x लिखेंगे। मेरे पास ये जी ऑफ एक्स पे पूछता है, आपके पास हो सकता है डायरेक्ट स्टार्ट पे चला जाता हो, तो मुझे स्टार्ट करना है 0 360। उस दिन क्या डिसाइड किया था कि डिफ़ॉल्ट स्टेप जो होता है वो 90 डिग्रीज का होता है, लेकिन क्योंकि ये 2x का ग्राफ है तो स्टेप जो होगा वो इस वक्त 45 डिग्रीज का होगा। जब हम ये सब कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ आ जाएंगी जो हमें प्लॉट करनी है। हमने एक एक्सेस बना लिया अपने लिए। तो ये 90, 180, 270 एंड 360। सही है, 0 पे 0 प्लॉट करना है, 45 पे 1 प्लॉट करना है, फिर 0, फिर -1, फिर 1। इस तरह जो है वो वैल्यूज़ चलती रहेंगी और आप 0 to 360 में ही ग्राफ पूरा ड्रॉ कर देंगे। ओके, ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। इसी तरह मुझे 1 + 3 cos 2x का ड्रॉ करना है, तो मैं 1 + 3 cos 2x। अच्छा, जिन लोगों ने पिछली क्लास में इसकी थी वो प्लीज़ पहले पिछली क्लास देखिएगा तो ये चीज़ें समझ आएंगी। आज की क्लास में कुछ डिफरेंट चीज़ें भी होंगी तो बाद में ऑटोमेटिकली सेटल्ड हो जाएगा। तो ये भी बना लिया मैंने। 4 से स्टार्ट करना है, फिर 1 पे आना है, फिर -2 पे आना है, फिर दोबारा 1 पे आना होगा, फिर -2 पे आना होगा एंड सो ऑन। तो ये ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का बनेगा। सही है, एक cos 2x 1 + 3 cos 2x का ग्राफ मैंने आपके सामने बना दिया, और एक y = sin 2x का मैंने आपके सामने ग्राफ बना लिया है। उसने कहा था ऑन द सेम ग्रिड, तो मैंने स्केच बना दिया। सही है, जिन्होंने पिछली क्लास में इसकी थी वो पहले पूरा लेक्चर देख लीजिएगा। आई विल होपफुली अपलोड इट इन बिफोर सैटरडे, तो सैटरडे से पहले पहले आप देख लीजिएगा। सही है, तुम्हारा नाम क्या था, मैं भूल गया। हाँ, वो सैटरडे तक आएगी। सही।
तुम पिछली क्लास में थे नहीं? पहली क्लास है तुम्हारी। तुम्हारे साथ कोई और भी था ना? अमान तुम्हारे साथ कोई और था ना? लास्ट क्लास में एक और भी था। अच्छा वो कोई और था। उमर, अभी क्लासेस स्टार्ट की हैं, पहले कहीं पढ़ा है? पहली पहली क्लास है ना? एड मैथ किया है तुमने? नहीं। अच्छा तो फिर मुझे क्लास के एंड पे मिल के जाना, तो बाकी जो चीज़ें मिस हुई हैं वो बताऊंगा। सही है। ओके, तो ये पहला पार्ट था। मैं सिर्फ स्केचिंग रिपीट करना दिखा चाह रहा था, तो मैंने सिर्फ इसलिए आपको बताया कि भाई हमने कैलकुलेटर पे स्केच किया था एंड ऑल दोस थिंग्स। सही है। एंड अभी आप ऑनलाइन थी ना? ऑनलाइन कैलकुलेटर वगैरह तो मेरा नज़र आ रहा होगा। हाँ सही है। सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स वर डन, हमने स्केच बनाने सीख लिए। अब उसका अगला पार्ट क्या कहता है? इट्स जस्ट स्टेट द नंबर। स्टेट का मतलब होता है आपके आंसर आपके सामने है भाई, आपने सिर्फ स्टेट करना है, कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं होनी। सही है। अब आप मुझे बताएंगे स्टेट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। ये इस इक्वेशन का ऊपर वाले क्वेश्चन से क्या ताल्लुक नजर आ रहा है आपको? क्यों? क्योंकि ये साइमल्टेनियस सॉल्व हुए हुए। सही है। अगर आप नोटिस करें तो ऊपर वाली दो इक्वेशंस को अगर मैं साइमल्टेनियस सॉल्व करूं, y को y की जगह प्लग इन कर दूं, तो मेरे पास नीचे वाली इक्वेशन आ जाती है। और जब हम साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं फर्स्ट, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट्स। तो बस यही पूछता है, स्टेट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब इस केस में नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स। गिने कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं? 1, 2, 3 एंड 4। सही है। तो कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे? 4 सॉल्यूशंस, बिकॉज 4 इंटरसेक्शंस, 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स। सही है। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और चीज रिवाइज कर लेते हैं, फिर वापस आएंगे इस पे। सही है। हमने वो सारी बातें यहाँ पे लिखी थी कर्व्स के बारे में कि ए साइन बी एक्स में क्या क्या होता है। हमने कहा था जो नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है उसको फॉल्स एक्सिस कहते हैं, जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, और अम, जो एक्स के साथ अटैच होता है वो नंबर ऑफ साइकिल्स होता है। सही है। तो ये सारी बातें हमने लिख ली थी। अब हम जो है वो ये एक दो सवाल हैं, पहले इनको देख लेते हैं और फिर मैं आपको आगे कराता हूँ। ओके, सही है। जो है कि ये लास्ट क्लास अटेंड की थी वो देख लें, उनको याद होगा। अगर नोट्स लिखे हुए, अगर आपने नहीं लिखे हुए नोट्स तो पहले एक दफ़ा नोट्स पढ़ लेना और फिर समझ आएगा। सही है। 3 cos 2x, राइट डाउन द पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ एफ। सही है। पहले मुझे एम्पलीट्यूड बता दो कितना है? 3। आई थिंक दैट सिंपल। एम्पलीट्यूड 3 है, जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। और पीरियड कैसे निकलता था? हमने कहा था पीरियड इज 360 डिवाइडेड बाई बी। बी जो होता था वो नंबर ऑफ साइकिल्स होते थे, तो इस केस में 360 डिवाइड बाई 2 विच इज 180 डिग्रीज। सही है। फिर उसने कहा राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स। तो हम क्या करेंगे? हमने जो स्केचिंग के लिए इस्तेमाल किया था अगले पार्ट में, वो स्केच करने का भी कह रहे हैं, तो हम दोनों काम एक साथ कर लेते हैं। हम फिर से अपने कैलकुलेटर पे जो है वो टेबल बनाएंगे। किसका टेबल बनाना है? 3 cos 2x का बनाना है इस केस में। सही है। तो मैं फिर से टेबल पे गया, मैंने कहा 3 cos 2x। सही है। स्टार्ट 0, एंड 360, और अभी स्टेप जो है वो फिर से 45 है। डिफ़ॉल्ट स्टेप 90 डिग्रीज होता है, लेकिन ये क्योंकि ये 2x है तो इसका स्टेप 45 है। सही है। वही सारा काम हो गया। अब मेरे पास सारी वैल्यूज मुझे नज़र आ रही है। मैक्सिमम कितनी नज़र आ रही है? 3 नज़र आ रही है, और मिनिमम जो है वो -3 नज़र आ रही है। अब 3 कहाँ कहाँ पे है? एक 0 पे 3 है, तो पहले मैंने लिख लिया कि मैक्सिमम पॉइंट्स क्या क्या हैं। 0, 3,
और नीचे और भी हैं 180,3, मैंने 180,3 भी लिख दिया, और एक और होगा मेरे ख्याल से 360,3। सही है, तो तीनों मैक्सिमम हो गए। मिनिमम बता दो। मिनिमम में एक 270 और -3 और 90 और -3। सही है, यही दो पॉइंट नजर आ रहे हैं, 270 एंड -3 और 90 का माइनस। सही, तो ये सारे काम कैलकुलेटर से खुद ही हो रहे हैं, मुझे मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं। सही है, फिर स्केच द ग्राफ, तो मैं जल्दी से स्केच भी बना देता हूँ आपके लिए, क्योंकि मुझे फिर आपको आखिरी पार्ट एक्सप्लेन करना है। तो ये वही सारी वैल्यूज जो मैं कैलकुलेटर पे देख रहा था उन्हीं को प्लॉट करूंगा मैं। 30 पे 0 था, 30 पे 0 पे 30 था, 45 पे 0 होगा, फिर ये होगा, इस तरह ग्राफ बन रहा होगा आपका। तो ये कॉस के ग्राफ इस शेप के होते हैं, तो इसी शेप का बन रहा है। ओके, अब असल एक आखिरी पार्ट जो है उसमें मैं अब कुछ डिफरेंट आपसे पूछूंगा। सही है, ये कहते हैं यूज योर आंसर टू पार्ट सी टू स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 1 प्लस 3 cos 2x। क्या होना चाहिए? यूज योर आंसर टू पार्ट सी, यानी पिछला वाला स्केच करो, यूज करो अगला पार्ट स्केच करने के लिए। भाई हमने ऐसा क्या सीखा है जो हमें एनेबल करे 1 प्लस 3 cos 2x का। अब यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस। तुम सोचो पहले 3 cos 2x का ग्राफ है, अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ 3 cos 2x और उसमें +1 कर दो, तो कैसी ट्रांसफॉर्मेशन होगी? पूरा ग्राफ एक यूनिट ऊपर चला जाएगा। तो ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस पिछली क्लास में उससे पिछले वीक में पूरे टेबल बना के देखे थे। सही है, तो क्या करना चाहिए हमारे यहाँ पे? सिंपल, एक जो मैक्सिमम पॉइंट है 3 का, उसको कहाँ पे ले जाएंगे आप? 4 पे ले जाएंगे। -3 का पॉइंट कहाँ आ जाएगा? -2 पे आ जाएगा। हर पॉइंट जो है वो एक यूनिट ऊपर चला जाएगा। एक पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन होगी। पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि ग्राफ जो है वो कम्प्लीटली एक दूसरे से एक ही डिस्टेंस पे दूर नजर आएंगे आपको। सही है, और वो कंटिन्यूसली इसी तरह चल रहे होंगे। ओके, जाहिर सी बात है वो अभी हाथ से स्केच इतना एक्यूरेट नहीं बनेगा, बट सिंपल सा काम क्या करना है, मूव ग्राफ 1 यूनिट अप। सही है, तो यही मैंने लास्ट क्लास में आपसे कहा था कि अब जाके हम कनेक्ट करेंगे इसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस के साथ। सही, एक मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिखाया, अब मैं आपसे और क्वेश्चंस पूछूंगा। सही है, स्क्रॉल करूं मैं? अभी आ जाएं आप ये रहा एग्जाम्पल 10। उसने कहा स्टार्टिंग विद द कर्व y इक्वल्स टू cos x, शो हाउ ट्रांसफॉर्मेशंस कैन बी यूज्ड टू स्केच दीज कर्व्स। यानी ओरिजिनल ग्राफ अगर cos x का हो और हमें बनाना है अब पहले पार्ट में cos 3x का, तो आपने मुझे ट्रांसफॉर्मेशंस बतानी है कि मैं ट्रांसफॉर्मेशंस क्या क्या करूं। कैसी ट्रांसफॉर्मेशन है, x में या y में? पहले बता दो भाई। ये x में हो रहा है और 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब स्ट्रेच हो रहा है। तो इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे? हमने कहा था हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच
फैक्टर 1/3 उल्टा होता है। तो ये एक्स की ट्रांसफॉर्मेशन में सब कुछ उल्टा होता है। हॉरिजॉन्टल क्या? हॉरिजॉन्टली मतलब एक्स एक्सिस ये होगा। उसको दूसरा तरीका लिखने का अली क्या होता है, तुम लिख दो स्ट्रेच अलोंग द एक्स एक्सिस या स्ट्रेच पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। सही है। अलग अलग वर्ड्स क्वेश्चन कभी कभी खुद डिस्क्राइब कर रहा होता है ना, तो ये तरीके हैं उसके कहने के। सही है। तो यू कुड यूज आइदर ऑफ दोज वर्ड्स। ओके, पार्ट 2 कैसी ट्रांसफॉर्मेशन है भाई? ट्रांसलेशन है, क्या वेक्टर होगा? 0 3। सही है। ट्रांसलेशन वेक्टर 0 3। सही है। देखो दो चीज़ों के मार्क्स होते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन का नाम से ही बताना ट्रांसलेशन है, स्ट्रेच है या रिफ्लेक्शन है। अगर तुमने वेक्टर लिख दिया तो वेक्टर का मतलब ऑटोमेटिकली ऊपर जा रहा है। सही है। या तो तुम वेक्टर लिख दो या लिख दो 3 यूनिट्स अप। ओके। फिर cos x - 60 ट्रांसलेशन है फिर से। इस दफा x में कितने 60 डिग्रीज है और उल्टा लिखते हैं ना। सही है। x - 60 का ग्राफ जो है वो पीछे नहीं जाएगा, वो आगे जाएगा। सही है। तो 60 एंड 0। इसी तरह 4 वाला क्या है? इट्स अ वर्टिकल स्ट्रेच फैक्टर 2। सही है। वर्टिकल स्ट्रेच फैक्टर 2। सही है यहां तक? ओके। एक और है यहाँ पे। पहले ये वाला बताओ। क्या अगर ओरिजिनल ग्राफ्स y इक्वल्स टू cos x हो तो इस पे क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस लगेंगी? पहले स्ट्रेच हो रहा है। सही है। पहले मैंने कहा था अली जनरली x की ट्रांसफॉर्मेशंस पहले डिस्क्राइब कर दिया पर। सही है। x में पहले ट्रांसलेशन हो रही है। ओके, ट्रांसलेशन कितनी हो रही है? -90 एंड 0। सही है। सबको ये बात समझ आती है? सही। फिर फर्स्ट y में दो चीजें हो रही हैं, क्या क्या? एक 2 से क्या होगा? 2 से स्ट्रेच होगा, मल्टीप्लाई हो रही है हर y की वैल्यू 2 से, और ट्रांसलेट भी हो रहा है। हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्ड ट्रांसलेट ऊपर होगा ना, +1 है। सही है। तो पहली वाली ट्रांसलेशन अलग लिख ली, दूसरे में पहले स्ट्रेच करूंगा वर्टिकली फैक्टर 2, देन ट्रांसलेट। सही है। ये पिछले चैप्टर से सब यहाँ से रिलेटेड है। सही है। मैंने आपको कहा था कि कुछ पार्ट जो है वो आपको यहाँ पे भी नज़र आएगा, तो ये सब कराना ज़रूरी है। अच्छा, उसमें एक और चीज़ जो मैंने आपको उस दिन करा दी थी, वो मैंने एंड में लिखवाया था ना आपको। सही है, याद है?
मैं कहा था मैं बाद में समझाऊंगा। सही है, तो ये अभी समझने वाली चीज़ है। उसने कहा तो कर्व y इक्वल्स टू साइन x इज ट्रांसफॉर्म्ड टू द कर्व y इक्वल्स टू 4 साइन हाफ x माइनस 30। The curve y equals to sin x is transformed to the curve y equals to 4 sin half x minus 30। सही है। अब इलाही ये सिंपल सी बात है, 5 मार्क का सवाल है तो इसमें कुछ मुश्किल तो होगा। सही है, वरना वो 2-3 मार्क्स का होता है, आसान वाले सवाल होते हैं। तो ये अब ये मुश्किल क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको पहले भी ट्रांसफॉर्मेशंस करते हुए दिखा दिया था कि एक्स की ट्रांसफॉर्मेशंस जो होती हैं वो काफ़ी ट्रिकी होती हैं। सही है, एक्स की ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिकी क्यों होती हैं? क्योंकि उसमें ऑर्डर डिटर्मिन करना जो होता है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। सही। अब इसी क्वेश्चन को मैंने 2 तरीक़ों से सॉल्व किया हुआ है। पहले मैंने आपसे कहा कि अगर आपको इस तरह नज़र आ रहा है y इक्वल्स टू 4 साइन हाफ एक्स माइनस 30, एक बात तो क्लियर कट है कि y में स्ट्रेच हो रहा है 4 के फैक्टर से। सही है, तो वो तो बाहर लिखा हुआ है 4। सही है, सो इट्स अ वर्टिकल स्ट्रेच फैक्टर 4। सही। अब हॉरिजॉन्टल में 2 काम हो रहे हैं, एक तो हाफ एक्स हो रहा है और फिर उसके साथ माइनस 30 भी लगा हुआ है। अब किसको पहले लिखना है किसको बाद में? तो एक ऑर्डर ये हो सकता है कि अगर इस तरह लिखा हुआ है हाफ एक्स माइनस 30, तो पहले आप ट्रांसलेशन करें फिर आप स्ट्रेचिंग करें। ट्रांसलेशन कितने से होगी? 30 0 से होगी, 30 यूनिट आगे चला जाएगा, 30 डिग्री आगे चला जाएगा। और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच का फैक्टर उल्टा लिखते हैं हमेशा, वहाँ पे हाफ लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे? 2 लिख देंगे हम। सही है, इसलिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच फैक्टर 2 लिखा हुआ है। सही। अब इसमें कंफ्यूजन एक्चुअली क्या है कि एक और पास पेपर का कहीं सवाल है जिसमें जो है वो ट्रांसफॉर्मेशंस इस फॉर्मेट में लिखी हैं कि उनमें से ये स्ट्रेच का फैक्टर जो है वो कॉमन निकला हुआ है। अगर स्ट्रेच का फैक्टर यूं करके कॉमन निकला हुआ है और अंदर 60 है, अब देखो अगर मल्टीप्लाई करूंगा ब्रैकेट खोल दूंगा तो हाफ एक्स माइनस 60 लग जाएगा। सही है। अब इस केस में फिर अली क्या ज़रूरी है कि पहले स्ट्रेच होगा और फिर ट्रांसलेट होगा। तो ये थोड़ी सी रोट लर्निंग है जो करनी पड़ेगी। अगर एक्स की ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे लिखी हैं, कोई कॉमन नहीं निकला हुआ, तो पहले ट्रांसलेट देन स्ट्रेच। अगर कॉमन निकला हुआ है तो पहले स्ट्रेच देन ट्रांसलेट। 2 सही है, बिकॉज ऑर्डर इज द रियल ट्रिक इन दिस क्वेश्चन। सही है कि ऑर्डर आपने सही नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाएंगे, इसीलिए मैंने कहा ये 5 मार्क्स इसीलिए हैं कि इसका ऑर्डर चैलेंजिंग है। सही है, मार्किंग स्कीम दोनों ऑप्शन देता है। सही है, लेकिन देखो ट्रांसलेशन में एक मेजर चेंज क्या आ रहा है कि जो पहले ट्रांसलेशन वेक्टर था वो 30 0 का था। सेकंड वाले जो आंसर ऑप्शन में मैंने ट्रांसलेशन वेक्टर लिखा है वो कितना लिखा है? 60 0, क्योंकि वो हाफ कॉमन जब निकला तो वो भी 60 हो जाएगा। सही है, तो ये फ़र्क है दोनों। अब किसी ने जो है वो तुमने ऑर्डर चेंज कर दिया लेकिन तुमने 30 0 लिख दिया। सही है, अब तुम्हारा ऑर्डर सही आ रहा है लेकिन तुम्हारी एक ट्रांसफॉर्मेशन गलत हो गई है, तो दैट मीन्स यू विल स्टिल मिस आउट ऑन 2 मार्क्स। ओके, क्लियर यहाँ तक बात? सही है, तो ये कहीं ना कहीं अभी रीसेंट पास पेपर जब हम करेंगे बाद में तो ये क्वेश्चन आएगा। सही, दैट इज द ट्रिकी पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस। बाकी जो मैंने आपको क्लास वर्क में और होमवर्क में जो सवाल दिखा है वो जनरली एक जैसे सारे। सही है, और होते भी हैं बहुत सारे एक जैसे भी सवाल हैं। कहीं कहीं एग्जामिनर जो है ना वो ट्विस्ट भी करता है क्वेश्चन को। ओके, तो उसके लिए हमें ख्याल रखना है थोड़ा सा। यहाँ तक सबको बात समझ आ गई? तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस भी मैंने इसके साथ मिला दिया। सही है, अब एक और पहले मैं आपको ग्राफ दिखाऊं फिर मैं आपको 2 और क्वेश्चन दिखाऊं फिर मैं आपको 10 के ग्राफ पे लेके जाता हूं। सही है, ये भी रिकॉल करें क्या था? मैक्सिमम वैल्यू इज 8 एंड मिनिमम वैल्यू इज -2। सही है, वेर ए एंड बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स a माइनस बी cos x में। सही है, हमने डिसाइड किया था कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज जो है वो फार्मूलाज में यूज होते हैं
एक फॉल्स एक्सिस का फॉर्मूला होता है। अब ये जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखा है a माइनस बी कॉस एक्स, इसमें फॉल्स एक्सिस कौन सी है? a है। एवरीबडी कैन सी दैट कि जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है नंबर, उसको फॉल्स एक्सिस कहते हैं। फॉल्स एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता था? मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। तो मैक्सिमम मिनिमम थ्री। दूसरी क्या चीज है? मैक्सिमम मिनिमम से एम्पलीट्यूड भी निकलता है। उसका फॉर्मूला क्या था? डिवाइड बाय 2। एम्पलीट्यूड का लेटर कौन सा यूज हुआ है इस केस में? p यूज हुआ है। मैक्सिमम इज 8, मिनिमम इज -2। सही है। तो a और b की वैल्यूज निकाल दी। अभी मैं बार बार आपको स्केच नहीं बना के दिखा रहा, लास्ट क्लास में हमने स्केचेस देख लिए थे। सही है। सबको यहाँ तक क्लियर है? एनी क्वेश्चंस? ओके, अब आपने मुझे बताना है कि आपको इस क्वेश्चन में क्या अनयूजुअल लग रहा है। पास पेपर का सवाल है, 2 मार्क्स का है सिर्फ। पूछा तो मैंने उसी तरह सवाल है, ए और बी अननोन छोड़ें। लेकिन मसला क्या है कि मैंने ऊपर नीचे कोई नंबर ना ग्राफ पे लिखे ना नीचे आपको कोई नंबर बताए, है ना? सही है। तो क्वेश्चन इस हिसाब से थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया। अब नंबर्स नहीं बताए और मैं पूछ भी नहीं रहा। उसने कहा फाइंड सी एंड डी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। आपका आंसर भी ए और बी के टर्म्स में आना है। तो हम देखते हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन है क्या। उसने कहा द ग्राफ क्रॉसेस दिस एट cos इनवर्स c, 0, ओके, एंड द y एक्सिस एट 0, d। तो अब मुझे आसान बात ये लग रही है कि ये पॉइंट थोड़ा आसान लग रहा है। आसान किस सेंस में लग रहा है कि मुझे पता है एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू। x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू d है, स्मॉल d। तो मैं लिख दूं, सही है। मैंने cos ऑफ 0 कैलकुलेटर पे लगाया, कितना आता है? cos ऑफ 0 इज 1। कहीं cos ऑफ 0 कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया तो 1 आ गया। तो d की क्या वैल्यू हो गई? a माइनस बी। सही है। यानी ये वैल्यू जो है वो a माइनस बी है। और दूसरी किसकी वैल्यू निकालनी है? c की। अब क्या करूं? सेम काम करूं दोबारा से। इस दफा दूसरा पॉइंट लगा दूं। कौन सा पॉइंट? x कोऑर्डिनेट उसका, y कोऑर्डिनेट उसका 0 है, x कोऑर्डिनेट उसका क्या है? cos इनवर्स ऑफ c। व्हाट इज cos इनवर्स ऑफ c? cos इनवर्स ऑफ c क्या होगा? लिख के देखो। c को कोई नंबर अज्यूम कर लेते ना। cos इनवर्स ऑफ 0.5 कर लो। सेम ही आ गया। क्यों आया? क्योंकि एक फंक्शन, cos एक फंक्शन है, cos इनवर्स उसका इनवर्स फंक्शन है। आप इनवर्स और फंक्शन को साथ लगा दें तो आपस में कैंसिल नहीं हो जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूँ एक नंबर 10 है, उसको मल्टीप्लाई बाई 2 भी कर दें और 2 का इन्वर्स से भी मल्टीप्लाई कर दें। 2 का इन्वर्स क्या होता है? हाफ। तो मल्टीप्लाई बाई 2 भी कर दो और डिवाइड बाई 2 भी कर दो, तो नंबर क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा ना, 10 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि एक नंबर पे मैंने कॉस इन्वर्स लगाया, दोबारा उस पर कॉस लगा दिया, तो आंसर क्या आना चाहिए? सिर्फ वो नंबर आ जाना चाहिए। तो क्या बचेगा? सी। सही है। तो ये हो जाएगा b इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू बी ओवर ए। ये 2 मार्क थे।
अगर मैं आपको इसकी मार्किंग स्कीम दिखाऊंगा तो कोई मेथड के मार्क्स नहीं होंगे, आंसर सही है तो मिले मार्क्स, नहीं तो नहीं मिले। ओके, कहीं कहीं ऐसे ही सवाल होते हैं। सही है, यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है, तो मैंने एक अनयूजुअल सवाल थोड़ा सा आपको दिखा दिया। सही है। अच्छा, अब मैं आपको लेकर आ रहा हूँ, चलो ये होमवर्क का सवाल है, पहले होमवर्क में करना फिर दिखा दूंगा। सही, यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ। एक मिनट यार, से बात कर लो। ओके, ये आपके सामने टैन का ग्राफ। सही है, देखने में बड़ा खौफनाक सा लगता है। सही है, क्यों? क्योंकि ये बाकी दोनों ग्राफ से बड़ा डिफरेंट होता है। अब मैं यहाँ पे पहले एक छोटा सा काम करता हूँ, मैं ये जो बाकी सारा ग्राफ है इसको हाइड कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ जो आपको याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? 0 to 360 का ग्राफ होना याद होना चाहिए। सही है, तो एक्चुअल ग्राफ ये याद रखना होता है। आपको नजर आ रहा है 90 पे एक डॉटेड लाइन बनी हुई है, 270 पे एक डॉटेड लाइन बनी हुई है। ऐसा क्यों होता है? देखो कैलकुलेटर पे जब मैं निकालूंगा tan 90, अगर मैं कैलकुलेटर पे लिखता हूँ तो क्या tan 90 आता है? एरर। एरर का मतलब होता है इनफाइनाइट चला गया, इन्फिनिटी आ गया या अनडिफाइंड हो गया। सही है फंक्शन, तो उसको जो है वो कैलकुलेटर कैलकुलेट नहीं कर पा रहा होता। सही है, एक बात ये हो गई। ये जो डॉटेड लाइन बनी होती है इसका एक नाम होता है। जब भी कोई भी फंक्शन, सिर्फ ये tan के लिए ज़रूरी नहीं होता, कोई भी फंक्शन इन्फिनिटी के पास जाने लगे तो एक डॉटेड लाइन बनती है। जिस डॉटेड लाइन को कर्व कभी टच नहीं करता उसके बाद करीब आ जाता है, टच नहीं करता। ये हमने फंक्शंस में भी ब्रीफली देखा था। तो इन लाइन को हम एसिम्प्टोट्स कहते हैं। सो tan 90 की tan x की दो एसिम्प्टोट्स होती हैं। सही है, tan x की दो एसिम्प्टोट्स होती हैं, एक 90 पे एक 270 पे, अगर 0 to 360 की रेंज ली जाए। जाहिर सी बात है अगर आगे पीछे और ग्राफ ड्रॉ करोगे तो और भी एसिम्प्टोट्स नजर आएंगे। देखो नजर आ रही है? सही है, ये भी ग्राफ जो होता है वो साइन और कॉस की तरह पीरियोडिक या सिक्लिकल होता है, ये अपने आप को रिपीट करता रहता है। सही है, लेकिन साइन एक्स और कॉस एक्स के ग्राफ क्या करते थे? पहले वो 0 to 360 तक पूरे चलते थे, फिर अपने आप को रिपीट करते थे। ये वाला ग्राफ 180 के बाद ही अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देता है। ये एक कंप्लीट साइकिल हो गया। अब इसके बाद अगर मैं दोबारा ये वाला बनाऊंगा ना तो ये रेपिटेशन है, देखो इसकी। सही है, तो ग्राफ एक साइकिल कब कंप्लीट कर रहा है? 180 पे कंप्लीट कर लेता है भाई। सही है, अब इसके भी वही वाले रूल्स हैं कि अगर tan 2x का ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ श्रिंक हो जाएगा, जो 90 वाली एसिम्प्टोट है वो 45 डिग्रीज पे आ जाएगी। सही है, अब दो बातें याद रखने वाली हैं, एक तो ये आप ग्राफ खुद ही याद कर लेंगे। सही है, अब अगर कैलकुलेटर पे ड्रॉ करना है तो फिर भी मैं ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ आपको, उसमें बस अवेयर ये रहना है कि कैलकुलेटर एरर देगा। सही है, मैंने लिखा tan अल्फा एक्स, और सॉरी एक्स, मेरे पास तो डायरेक्ट है, आप अल्फा एक्स लिखेंगे अगर आप लिख रहे हैं तो 0 360
और यहाँ पे स्टेप जो होगा वो हमेशा 45 होता है, उसका डिफॉल्ट स्टेप अब 90 नहीं होगा, अब वो 45 होता है। सही है, तो देखो आपको पॉइंट्स क्या क्या प्लॉट करने को कह रहे हैं। 0 पे 0, 45 पे 1 और 90 पे इन्फिनिटी, यानी अब ऊपर ले जाओ पूरा ग्राफ। सही है, आपने 0, 1 और इन्फिनिटी पे प्लॉट कर दिया, चला गया ग्राफ। फिर आगे उसने क्या कहा कि 135 पे -1, 180 पे 0, फिर 225 पे 1, फिर इन्फिनिटी, तो यूं करके दोबारा ऊपर चला गया। सही है, तो यही हमारे ग्राफ में भी हो रहा है। ओके, कि ये समझो -1 है, ये 0 है, ये 1 है, यूं करके ग्राफ ऊपर चला जाएगा, नीचे आपको खुद ही स्ट्रेच करना पड़ेगा। सही है, तो वो पॉजिटिव इन्फिनिटी पे भी जाता है और नेगेटिव इन्फिनिटी पे भी जाता है। अब जैसे भी आपको याद रखना हो आप याद रख लें। सही है, या आप टेबल कैलकुलेटर से ड्रॉ कर लें या इसको डायरेक्ट ड्रॉ कर लें। सही है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि tan x by default has a step of 45 degrees। सही है, like sin x and cos x, it also has a false axis। सही है, नजर आ रही है फॉल्स एक्सिस, बीच में जो लाइन सेपरेट कर रही है वहीं से ग्राफ टर्न होके बार बार जा रहा है। सही है, फिर however it does not have an amplitude। सही है, इसका एम्पलीट्यूड नहीं होता। फिर its period by default is 180 degrees, so the period of tan bx will be 180 divided by b। सही है, tan bx। सही है, where b is the number of cycles completed in 180 degrees। सही है, अब याद है b was also the number of cycles जब हम sin bx से cos bx की बात कर रहे थे, लेकिन वो 360 डिग्रीज 0 to 360 के बीच में जो साइकिल्स। सही है, सबको क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन देखें इसका। सही है, क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। ये आपके सामने सवाल आ गया, उसने कहा पार्ट ऑफ द ग्राफ y equals to a tan bx plus c is shown above।
the graph passes through the point pi over 4 comma 8. Find the value of a, the value of b and the value of c. सही है। अब आपको याद होगा कि जो है फॉल्स एक्सेस होती थी, यहाँ पे फॉल्स एक्सेस कहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे किसकी वैल्यू 5 होगी, ए की, बी की या सी की, सी की वैल्यू 5 होगी। जो प्लस हो रहा होता था नंबर उसको हमने फॉल्स एक्सेस कहा था, ये नोट्स में लिखा हुआ है। सही है। सो प्लस सी, तो सी की वैल्यू जो हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। एक बात हो गई। सही है। और फिर ए और बी, पहले क्या बताओगे, ए या बी? बी बता दो कितना है। बी था। अब इंटरप्रिटेशन थी, बी इज द नंबर ऑफ साइकिल्स दैट द ग्राफ विल कंप्लीट बिटवीन 0 एंड 180। तो 0 और 180 के बीच में कितने साइकिल हो रहे हैं, एक, 1.5 कैसे हो रहा है, एक ही हो रहा है ना, ये रहा। सही है। वो आगे रिपीट होना शुरू हो रहा है, पाई का मतलब 180 होता है ना। सही है। तो 180 डिग्रीज पे जो है वो ग्राफ रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू 1। भैया एक ही साइकिल हुआ है। सही है। तो एक ही साइकिल हुआ है तो एक, बी की वैल्यू 1 हो गई। सही। अब ए नॉर्मली क्या होता था, हमने ए साइन बी एक्स और ए कॉस बी एक्स में पढ़ा था कि ए जो होता है वो एम्पलीट्यूड होता है। लेकिन अभी मैंने ऊपर क्या आपको लिखवा दिया, हाउएवर इट डज नॉट हैव एन एम्पलीट्यूड। उसकी वजह क्या है, एम्पलीट्यूड उनका होता है वेव फंक्शंस का जिनका मैक्सिमम पॉइंट भी आ रहा हो, मिनिमम पॉइंट भी आ रहा हो। अभी नहीं आ रहा भाई इसका मैक्सिमम, ये तो ऊपर इन्फिनिटी तक और नीचे भी माइनस इन्फिनिटी तक चला जाता है। सही है। तो अब ए कैसे निकालेंगे, अक्सर क्वेश्चंस में ए अननोन होगा, कैसे निकालना है ए? सिंपल सी बात है कि आप क्या करें, ये पॉइंट आपको दिया हुआ है, क्या इस पॉइंट को यूज किया जा सकता है? मेरे पास बाकी सब की वैल्यूज आ गई है ना, तो मैंने कहा ए tan 1x + 5 मैंने लिख दिया। मैं क्या लिख सकता हूँ, y की जगह 8 और x की जगह π/4। tan π/4 मैंने कैलकुलेटर पे लगाया, रेडियंस में कैलकुलेटर करके। सही है। तो मेरे पास tan π/4 की वैल्यू आती है 1। सही है, मुझे याद है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो a की वैल्यू कितनी आई, 3। तो यानी tan के फंक्शंस में यूजुअली कोई एक कोऑर्डिनेट जरूर आपको प्रोवाइडेड होगा, तभी आप जो है वो इस a की वैल्यू निकाल पाएंगे। सही है। पुराने पास्ट पेपर्स में tan के क्वेश्चन बहुत कम आया करते थे। In the recent past papers, it has been tested often. Why? Because students often get it wrong. सही है। रिसेंट पास्ट पेपर्स में काफ़ी ज़्यादा है, वो एक दफ़ा गलती होती है तो एग्जामिनर का ये होता है कि भाई एग्जामिनर को नजर आया कि एग्जामिनर रिपोर्ट में कि दिस इज अ टॉपिक दैट मोस्ट स्टूडेंट्स स्ट्रगल विद, सो ही इज गोइंग टू टेस्ट इट अगेन इन द नेक्स्ट वन। सही है। और ये होता ही हमेशा कि कोई एक मुश्किल चीज़ नज़र आए ना तो उसको ज़रूर पढ़ के जाया करो सही से। सही है। तो इनफैक्ट एक दफ़ा तो रिसेंट वाला तो एक इतना मुश्किल सा ग्राफ है कि उसको जब मैंने भी पहली दफ़ा ड्रॉ किया तो मैं थोड़ा ढूंढता रहा कि भाई ये पॉइंट कहाँ पे जा रहा है, क्योंकि उसमें वो जो हमने फंक्शंस में सीखा ना रिफ्लेक्शन करनी है, उसमें कहीं रिफ्लेक्शन हुई भी है। ठीक है। तो इट्स चैलेंजिंग क्वेश्चन। ओके। तो और किसी ने सोचा भी नहीं था कि भाई tan का ग्राफ फंक्शंस के अंदर इन्वर्स में आ जाएगा, लेकिन आए रिसेंट पास्ट पेपर्स। सही है। तो ये चीज़ों को रिसेंट पास्ट पेपर्स जब हम करेंगे तो हम देखेंगे कि भाई क्या क्या मुश्किल चीज़ें आ रही हैं, उनको सही से हम याद करके जाएंगे हम अपने एग्जाम के लिए कि भाई रिपीट हो तो हमें पता हो कि क्या करना है। सही है। एक आखिरी सवाल है जिसमें फंक्शंस भी साथ आ रहे हैं तो वो भी देख लेते हैं हम। सही है। उसने कहा फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f of x इक्वल्स टू 3 - 2 tan ½ x फॉर x इज बिटवीन 0 एंड पाई। सही है। दो चीज़ें चेंज हुई हैं, एक ही ½ x आ गया, क्या होगा ग्राफ को, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी बताओ? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच होगा फैक्टर ऑफ 2, यानी सब यूं फैल जाएगा, यानी 90 की एजिप्टोट इलाई कहाँ चली जाएगी, 180 पे चली जाएगी, ग्राफ यूं स्ट्रेच होके
180 पे यूँ इन्फिनिटी पे जा रहा हो। सही है, हमने सोच लिया ये ऐसा होना है भाई। स्टेट द रेंज ऑफ एफ। सही है, रेंज कैसे निकलता था, स्केच बना के, अगले थर्ड पार्ट में स्केच बनाना है तो हम पहले ही बना लेते हैं स्केच अपना। सही है, अच्छा तो हम स्केच के लिए मैं आपको फिर से कैलकुलेटर पे लेके जाता हूँ। 3 माइनस 2 10 है, 3 माइनस 10 हाफ है क्या, 2 10 है ना। सही है, कहाँ से कहाँ तक बनाने भाई, 0 to 180 बनाने ना। अच्छा ये बात मैंने पिछली क्लास में भी बताई थी कि मैं टेबल वाला फंक्शन कैलकुलेटर पे ऊपर कभी रेडियंस में इस्तेमाल नहीं करूँगा, ऐसे डिग्रीज में इस्तेमाल करूँगा। सही है, डिफ़ॉल्ट स्टेप मैंने आपसे कहा था कि 45 होता है 10x का डिफ़ॉल्ट स्टेप। सही है, अभी कितना होगा, वो तब होता अली जब 2x tan 2x होता तो स्टेप आधा हो जाता। अब tan हाफ x है तो स्टेप डबल हो जाएगा, उल्टा होता है ना काम। सही है, tan हाफ x है तो स्टेप डबल हो जाएगा। अब स्टेप कितना हो जाएगा, 90 का। टू बी ऑनेस्ट स्टेप को रिक्वायर्ड उससे कम लोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा वैसे। सही है, लेकिन वो 90 का कोई वो मल्टीपल होना चाहिए, 45 हो या 22.5 हो। सही है, इस तरह होना चाहिए, 90 से रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि आपने अपनी मर्जी से स्टेप जो है ना वो 55 ले लिया, वो फिर सारे एरर्स आपको नजर आते रहेंगे। सही है, रैंडम नजर आते रहेंगे। तो ये क्या नजर आ रहा है, 0 पे 3, 90 पे 1 और 180 पे एरर आ रहा है इन्फिनिटी। सही है, तो इलाही इसको बनाओगे कैसे, तुमने कहा ये 90, ये 180। सही है, 1 2 3, 0 पे 3 है ना, फिर 90 पे 1 और 180 पे एरर है ना। तो एसिम्प्टोट बना दूं, ग्राफ कैसे जाएगा देखो, खुद ही ले गया भाई, वो जो टेबल ने वैल्यूज दी वो मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दी, मुझे जहाँ ग्राफ लेके जा रहा था मैं चला गया। मुझे पता था अली के यूँ ऊपर नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 के लिए तो नीचे आना था मुझे। भाई 3 के बाद 1 प्लॉट किया तो नीचे ही आ रहा था, तो ग्राफ खुद ही फ्लिप हो गया है। पहले ग्राफ ऊपर जा रहा था, अब नीचे फ्लिप हो गया है। कैलकुलेटर मुझे बता रहा है भाई क्या करना है, मैं खुद नहीं बता रहा आपको। सही है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं। तो अब मुझे रेंज बता दो, रेंज कैसे बताओगे, कौन सी वाई की वैल्यूज़ हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं वाई की वैल्यूज़, 3 से नीचे जा रही हैं। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम लेस देन और इक्वल्स टू 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी। ये लिखना चाहें तो लिखें, नहीं लिखना चाहें तो इतना भी लिखेंगे तो बात है। इन्फिनिटी लिखना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन दूसरी जो बाउंड्री होती है वो लिखना ज़रूरी होती है। सही है, स्टेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2/3 पाई। तो ये तो कैलकुलेटर से स्टेट करने वाली है, हमें कैलकुलेटर पे पूरा लिख दिया। कैलकुलेटर रेडियन में होना चाहिए भाई, ये ज़रूरी है। पाई/3 पे √3, तो 3 - 2√3, 3 - 2√3। सही है, फिर ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स फॉर एफ इनवर्स ऑफ एक्स। भाई कैसे निकालते थे इनवर्स, सबने ओ लेवल मैथ में भी पहले सीखा हुआ है, अभी हमने फंक्शंस के चैप्टर में भी सीखा था। सही है, अब ये पता नहीं आप लोगों को क्यों बॉदर करता है, ये मैंने कुछ लोगों को कराया, उनको बहुत ज़्यादा बॉदर किया। सही है, क्या करना होता है, एफ ऑफ एक्स की जगह वाई लिखना होता है, फिर एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। तो एक एक करके चीज़ों को हटाते हैं। पहले मैंने कहा कि ये 3 - y हो जाएगा, फिर ये वाला 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सही है, फिर tan इनवर्स कर लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा हाफ एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3 - y/2। तो ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 3 - y/2। सही, अब चाहें तो इसको
फंक्शन के फॉर्म में लिख दें एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज 2 tan इनवर्स सही है। अब वाली एक ऐसा ही सवाल है जिसमें उसने एक ऐसा ग्राफ स्केच किया हुआ है, उसमें वो फिर इनवर्स भी बनाने को कहता है। द ओनली गुड पार्ट अबाउट दैट ग्राफ, इसकी ग्रिड जो है वो पहले से बनी हुई है, सही है। वो उसमें मार्क किया हुआ है कि ये π/2 है, ये 3π/2 है, वट एवर द केस में। तो ट्रांसलेशन है वो ट्रांसलेशन के सवालों में ग्राफ होता है, नॉट नेसेसरली। इन द रिसेंट पास पेपर्स मेजॉरिटी में ग्रेड आती है, पुराने पास पेपर्स में नहीं आती थी, है बट कोई गारंटी नहीं। वो अगर सिर्फ स्केच का सवाल देता है, जिस तरह मैंने पहला वो स्टेट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाला का, वो ओपन दिखता है, कोई ज़रूरी नहीं। सही है, यहाँ तक सबको क्लियर है। ये पूरा 2 क्लासेस में हमने पढ़ा सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स। सही है, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स को पढ़ाने में देर लगती है, एक तो रीज़न ये है, और दूसरा आपको तकरीबन अब हर पेपर में कोई ना कोई 3 मार्क का पार्ट नज़र आएगा इसमें ग्राफ के बारे में कुछ पूछा हुआ। सही है, इसलिए डिटेल में करना भी ज़रूरी होता है। हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस तो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करना सीखेंगे। अभी मेरे पास 15 मिनट हैं। व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू ब्रीफली इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सही है, आपने आज तक 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े, साइन एक्स, कॉस एक्स और टैन एक्स। आप पढ़ते हो साइन एक्स का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, टैन एक्स का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, और सॉरी cos x का फार्मूला होता है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, tan x का फार्मूला होता है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। ओके, तो हमने हमेशा ये सीखा है कि किसी सवाल में या तो sin x लगेगा या cos x लगेगा या tan x लगेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये तीनों आपस में भी कनेक्टेड होते हैं, जिनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। यानी कहीं अगर tan x लिखा हुआ नजर आए, उसको किससे रिप्लेस किया जा सकता है, sin x अपॉन cos x से रिप्लेस कर सकते हैं। सही है, ये एक रिलेशनशिप होता है इन तीनों रेशियोज के बीच में कि tan x इज बेसिकली sin x डिवाइडेड बाय cos x। सही, इसी को अगर मैं फर्दर एक्सप्लेन करूं तो अगर दोनों साइड को स्क्वायर कर दो तो ये tan स्क्वायर x इक्वल्स टू sin स्क्वायर x ओवर cos स्क्वायर x भी बन सकता है। क्यूब कर दो तो tan क्यूब x इक्वल्स टू sin क्यूब x ओवर cos क्यूब x भी बन सकता है। सही है, तो बेसिक आइडेंटिटी है, दोनों साइड पर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगी। एक और आइडेंटिटी जो होती है वो ये होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। यानी कोई एक एंगल आप ऐसा लें, सही है, अब आप उसमें जो है वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर करें तो आंसर हमेशा 1 आएगा। कैसे आएगा, ये मैं अभी ज़रा सा कैलकुलेटर पे दिखा देता हूँ। सही है, कि ये किसी भी एंगल के लिए ट्रू होती है। अब कैलकुलेटर पे साइन स्क्वायर लिखने का तरीका ये होता है कि आप पहले ब्रैकेट लगा दें और लेट्स से एक्स को मैं कह रहा हूँ 40, फिर मैंने स्क्वायर लिख दिया इसके ऊपर, फिर मैंने लेकिन आंसर 1 ही आएगा। अब एंगल चेंज भी करके देख लो, तो बता दो भाई एंगल 1400 कर लूँ, एंगल 360 से ज़्यादा भी होते हैं। सही है, अभी मैं बाद में दिखाऊंगा, बाद में कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी हम 1400 कर लेते हैं। 1400 ही लिखा है ना, एक तो भी आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि ये एक ऐसी आइडेंटिटी है जो हर एंगल के लिए होल्ड करती है, चाहे उसमें कोई भी एंगल लगा दो। सही है, बाद में एंगल्स नेगेटिव भी होंगे, वो भी हम देखेंगे। सही है, अब इसी आइडेंटिटी को अगर मैं थोड़ा सा मूव अराउंड करूं तो क्या आपको ये समझ आता है कि cos स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसी तरह साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। सही है, तो अब जब हमें, सर वो मैं बाद में देखता हूँ, बता दूँ कहता हूँ, बिकॉज अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। सही, अब आइडेंटिटीज के क्वेश्चन होते कैसे हैं, आइडेंटिटीज के क्वेश्चन पहले मैं आपको दिखा दूं, ऐसे होते हैं पास्ट पेपर पे। क्या लिखा है, प्रूव द आइडेंटिटी। और एक चीज स्पॉट करो, ये देखो
इक्वल्स टू के ऊपर एक और लगी हुई है ना बाहर, ये इक्वल्स टू नहीं है, इसका मतलब होता है इज आइडेंटिकल टू। अब इज आइडेंटिकल टू से फर्क क्या पड़ता है? सही है, ये जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस होते हैं इसमें आप चीज़ों को लेफ्ट राइट नहीं मूव कर सकते, आपने एक साइड को उठाना है, उस पर जो भी अपनी मैनिपुलेशन करनी है, रिप्लेसमेंट करनी है, और आपने दूसरे साइड के बराबर बना के दिखाना होता है। यानी 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स में ऐसी रिप्लेसमेंट करेंगे और सिंप्लीफिकेशन करेंगे कि वो बराबर वाले के सेम आ जाए। सही है, ये होता है प्रूव द आइडेंटिटी का क्वेश्चन। सही, ये हम अभी करना सीखेंगे, पर उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन सिखाऊं। मैंने अभी सिर्फ आपसे कहा कि ये कॉम्प्लिकेटेड सी मैंने ट्रिग्नोमेट्री लिखी हुई है, सिंप्लीफाई हो जाएगी। क्या करना चाहिए मुझे, ए में क्या कर सकते हैं? मेक इट इजियर, मुश्किल हो जाएगा उससे, और भी आसान है। कॉमन मैं अभी थोड़ी देर में लेके दिखाऊंगा। कॉस स्क्वायर नजर आ रहा है ना भाई? कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? पिछले पेज पे सीखा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो लिखो लिख दिया। तो इस तरह जब आइडेंटिटी नजर आ रही है तो लगा देनी है भाई, साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होंगे तो साइन क्यूब थीटा बनाएंगे। अब क्या नजर आ रहे हैं? कैंसिल हो रहा है, सही है। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा बचा। व्हाट इज साइन थीटा ओवर कॉस थीटा? क्या पढ़ा पिछले पेज पे? tan थीटा। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके क्या बन गया? सिर्फ tan थीटा बन गया। ओके, तो अब ना समझ आ रहा है कि वो प्रूव द आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन क्यों ऐसा था कि एक साइड पे कॉम्प्लिकेटेड सा फ्रैक्शन लिखा है, बराबर में जो है उसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखा है। इस तरह चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएगा। सही है, अब फर्स्ट तुम ये राइट बी वाले को कैसे सिंप्लीफाई करोगे? व्हाट सिंप्लीफिकेशन डू यू थिंक आई शुड स्टार्ट विथ? फ्रैक्शंस हो तो क्या करना चाहिए पहले? सही है, हम कॉमन डिनोमिनेटर ले लेंगे, एलसीएम ले लोगे तुम। सही है, कॉमन डिनोमिनेटर इसका बन जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। सही है, ऐसा ही है। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसको 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि सब सही है। और ये वाला क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और वो तुम बता रहे हो मुझे साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा को खोलो, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सही है, अब मैं तुम्हें ये रेकमेंड करूंगा कि जब तक ज़रूरत ना पड़े तब तक डिनोमिनेटर को हाथ नहीं लगाते। किसको कैंसिल करूं? नहीं, कैंसिल तब होता है जब कॉमन निकला हो। सही है, अभी तो बीच में एडिशन की साइन लगी हुई है। सही है, फिर अब क्या नजर आ रहा है? कोई आइडेंटिटी नजर आ रही है? और साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखूं? सही है, और आसान बनाओ मैं, ये देखो पूरा तुम्हें नजर आ रहा है, इस पूरे की जगह 1 लिख सकते हैं तो 1 लिख दो। सही है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 1। क्या बन गया? 2 प्लस 2 कॉस थीटा। ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या फायदा हो रहा है उससे? नीचे वाला अब कैंसिल हो रहा है। सही है, कॉमन आ जाए फिर कैंसिल होता है। तो देखिए फिर से आपने कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन उठाया और
सिंप्लीफाई होके बिल्कुल सिंपल सा एक एक्सप्रेशन बन गया 2/sin थीटा। सही है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, सैटरडे वाली, प्लीज किसी ने मिस नहीं करनी। Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go. At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and a level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries. We offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now, or call us.